अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है केमिस्ट्री 10th क्लास और जो चैप्टर है हमारे पास वो है चैप्टर फर्स्ट यानी 9 चैप्टर। तो चैप्टर का नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें सबसे पहले हम जो है ना इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के अंदर बार बार रिपीट होंगी, यानी कि इस चैप्टर के अंदर बार बार वो जो है ना बार बार रिपीट होती हैं, तो उनको जो है ना पहले समझना पढ़ना जो है ना लाजमी है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको जो है ना हमने बार बार इसी चैप्टर के अंदर जो है ना बार बार पढ़ना है, रिपीट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम जो है ना क्या कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, उसका फर्स्ट वन जो है ना क्या कहते हैं उसके अंदर जो पहली चीज़ यानी कि बताई जाती है वो है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट क्या होते हैं, तो इसको जो है ना क्या कहते हैं हम रिएक्टेंट देखेंगे एग्जांपल की मदद से कि रिएक्टेंट होते क्या हैं। फर्ज करें कि हमारे पास दो चीज़ें हैं ए एंड बी। अब ए एंड बी जब हम ए और बी को मिलाते हैं, इनको कंबाइन करवाते हैं, इनका आपस में रिएक्शन करवाते हैं, तो आगे जो हमारे पास प्रोडक्ट जो चीज़ बनती है वो है CD। अब यहाँ पर गौर करें कि रिएक्टेंट क्या होते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चीज़ें जिन चीज़ों को हम रिएक्ट करवाते हैं आपस में कोई नई चीज़ बनाने के लिए यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो कोई भी एलिमेंट हो चाहे सब्सटेंस हो, जिन चीज़ों को हम मिलाते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखें ए और बी जब हमने इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराया तो हमारे पास जो चीज़ बनी वो ये है प्रोडक्ट। और ये जो चीज़ जो आपस में मतलब कि जो दो एलिमेंट थे ये दो सब्सटेंस थे जिनको हमने आपस में रिएक्ट कराया, कंबाइन कराया, मिक्स कराया और उसके नतीजे में एक चीज़ अचीव की। तो ये जो आपस में चीज़ें मिल रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं कि वो चीज़ें जो आपस में रिएक्ट करती हैं, आपस में कंबाइन होती हैं केमिकली और जो है ना प्रोडक्ट बनाती हैं। तो ऐसी वो तमाम चीज़ें उनको हम क्या नाम देते हैं, रिएक्टेंट। तो हमारे पास ये दो रिएक्टेंट हैं यानी कि दोनों चीज़ें जिन्होंने रिएक्ट किया और आगे प्रोडक्ट बनाया। तो आगे अब इन्हीं रिएक्टेंट के नतीजे में जो चीज़ बनती है, ये जो चीज़ बनी हुई है इन रिएक्टेंट के मिलाप से, इन रिएक्टेंट्स के नतीजे में इन दोनों चीज़ों के मिलाप से जो चीज़ वजूद में आती है उसे हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। उसके बाद देखें, उसके बाद है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या है कि फर्ज करें कि हमने हाइड्रोजन ली और क्या किया कि उसको जो है ना हमने ऑक्सीजन के साथ मिलाया, रिएक्ट करवाया, तो उसके नतीजे में जो है ना वाटर बना। अब क्या हुआ कि दो केमिकल हमने लिए, एक हाइड्रोजन था एक ऑक्सीजन। इनको जब हमने आपस में मिक्स किया, कंबाइन कराया, इनका आपस में रिएक्शन करवाया, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम है वाटर। अब चौका यहाँ पर देखें कि ये दोनों चीज़ें, ये दो एलिमेंट थे, दो केमिकल थे, इन्होंने आपस में क्या किया, रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद एक नई चीज़ बना दी। अब चौका इन्होंने आपस में रिएक्ट किया, तो जब केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर देखें ये दो रिएक्टेंट थे, जब ये रिएक्टेंट इन्होंने आपस में रिएक्ट किया, एक नई चीज़ बनाई, तो इन दोनों के मिक्स होने को, मिलने को, कंबाइन होने को, रिएक्शन करने को, इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। उसके बाद देखते हैं हम फॉरवर्ड रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन को हम देखते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन होता क्या है। जब दो रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ये रिएक्टेंट हैं, जब हमने इनको मिलाया तो आगे हमारा जो है ना प्रोडक्ट वाटर बना। अब क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है कि जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, नई चीज़ बनाते हैं, तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पर देखें कि ये हमने एक एरो लगाया है और ये जो एरो का हेड है ये जाहिर करता है कि पीछे वाली जो चीज़ें थी, जो रिएक्टेंट थे, उन्होंने आगे जाके प्रोडक्ट बनाना है। चौका इन रिएक्टेंट का इनके मिलाप से आगे जो चीज़ बनती है और इसका जो डायरेक्शन है, इसकी जो सिमत है वो आगे की तरफ है। तो इस वजह से इस जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है चौका ये इस सिमत में होता है
लेफ्ट टू राइट आगे की सीमत में होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं रिवर्स रिएक्शन के बारे में। रिवर्स रिएक्शन की हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? ये रिवर्स रिएक्शन जो होता है ये बिल्कुल फॉरवर्ड रिएक्शन के जो ना अपोजिट होता है। जिस तरह फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि ये लेफ्ट टू राइट जाता है, इसी तरह रिवर्स रिएक्शन जो है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट की तरफ जो है ना आता है। और इसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जैसे हमने सिंगल रो जो है ना सिंगल एरो यूज किया था, इसी तरह रिवर्स रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि डबल एरो यूज करते हैं। और याद रखिएगा कि रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट क्या करते हैं दोबारा जब प्रोडक्ट को हम हीट करवाते हैं, यानी डेल एच, जब इसे हीट किया जाता है, इस डेल एच का मतलब होता है यानी एंथैल्पी ऑफ हीट। जब हम इसको क्या करते हैं प्रोडक्ट को हम हीट करते हैं तो ये क्या होता है डीकंपोज। तो ये डीकंपोज होके या दोबारा ये आपस में रिएक्ट करके रिएक्ट होके ये दोबारा से जो है ना वही प्रोडक्ट दोबारा से क्या करते हैं रिएक्टेंट बना देते हैं। तो आप देखें चूंकि रिएक्टेंट ने पहले क्या बनाया प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ने डीकंपोज होकर दोबारा से ये रिएक्टेंट बनाए, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद देखें केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पर देखें कि जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही आगे प्रोडक्ट बने। अब चूंकि रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन और एक ऐसा रिएक्शन जिसकी सीमा क्या होती है राइट टू लेफ्ट होती है, उसे हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन। अब क्या होगा फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। अब क्या होता है कि जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट हैं, जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट हैं। तो क्या होता है कि दोनों के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of reverse reaction। अब यहाँ पर देखें केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की तादाद क्या होती है बराबर होती है इनमें, यानी कि इनकी जो कंसंट्रेशन होती है दोनों साइडों से बराबर होती है। इसमें क्या होता है फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ जो रिवर्स रिएक्शन है वो क्या होता है कि इक्वल होता है। और क्या होता है इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की तादाद जो है ना क्या होती है वो इनकी कंसंट्रेशन दोनों तरफ से क्या होती है साइडों से बराबर होती है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दिस इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर देखें कि जितने क्या कहते हैं 2 मोल हमारे पास, यानी कि 2 मोल हाइड्रोजन थी, तो आगे जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना वो भी 2 मोल ही बना। तो क्या था कि जितने रिएक्टेंट थे उतने ही प्रोडक्ट बने। तो अब जो इसमें क्या होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों साइड से क्या है इक्वल है। तो इस सिचुएशन में चौका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, इनके रेट बराबर होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ क्या होते हैं इनकी तादाद बराबर होती है। आप देखें केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरी को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम आते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम को हम देखते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है सीज हो जाना, यानी कि स्टॉप हो जाना। आप यहाँ पर देखें इसकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि फर्ज करें कि हमारे पास 10A थे और जो है ना क्या कहते हैं 10B थे, 10A रिएक्टेंट और 10B रिएक्टेंट। जब हमने इनको क्या कहते हैं रिएक्ट करवाया तो उसके नतीजे में क्या कहते हैं, उसके नतीजे में तकरीबन 20 CD बना, जो प्रोडक्ट बना हमारे पास 20 CD है। अब देखिए 10A और 10B टोटल मिलाएं तो इनकी तादाद बनती है 20। अब क्या है कि यहाँ से जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं 10A 10B, ठीक है, तो फर्ज करें कि इनकी तादाद जो है इनकी जो तादाद थी 40 थी। और क्या हुआ कि जब ये रिएक्शन करते गए तो क्या हुआ इधर भी तादाद 20 रह गई और आगे भी जो है ना 20 रह गई। अब यहाँ पर देखें अब चौका क्या था यहाँ पर 20 तादाद है, रिएक्टेंट 20 हैं और आगे प्रोडक्ट भी जो बन रहे हैं वो भी 20 हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्शन
जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जो है ना क्या कहते हैं, रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है, रिएक्शन जो है सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह की जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसके ऊपर क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में अब जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद क्या होती है, दोनों के रेट बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो क्या होता है कि इस कंडीशन में ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसमें क्या होता है कि रेट जो रिएक्शन का रेट है वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इक्वल होता है, लेकिन उस वक्त जो रिएक्शन है ना वो उस वक्त थोड़ी देर के लिए सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन और रेट ऑफ जो रिवर्स रिएक्शन है वो क्या होते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये क्या होता है आगे की सीमत में, जबकि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये क्या हो रहा होता है, ये इसी मत का हो रहा होता है। अब क्या होता है, चौका दोनों साइडों से तादाद बराबर होती है, लेकिन रेट जो होते हैं वो एक दूसरे के होते हैं अपोजिट। तो ऐसी इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ऐसी इक्विलिब्रियम को, ऐसी मसावात को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसमें क्या होता है कि रेट जो है ना क्या कहते हैं, रिएक्शन का जो रेट है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जो इसकी नेक्स्ट क्या कहते हैं टाइप है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसकी थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको बता दूं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की आप ऐसे एग्जांपल ले लें कि फर्स्ट करें हमारे पास एक इमारत थी, कोई भी फर्स्ट करें ये हमारे पास एक इमारत थी जमीन के ऊपर, पुरानी इमारत थी, ठीक है। अब ये जो पुरानी इमारत है ये बिल्कुल वैसी की वैसी खड़ी हुई है, ये वैसी की वैसी खड़ी हुई है, ये नीचे जो है ना जमीन है, अर्थ है। अब ये जो इमारत खड़ी हुई है ये बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन में है। अब इसके ऊपर क्या है, साइडों से फोर्स जो है वो इक्वल है, ऊपर से भी फोर्स इक्वल है, और जमीन की जो ग्रेविटी की जो फोर्स है वो भी इसके ऊपर लग रही है। अब चाहूंगा चारों तरफ से फोर्स जो है ना, नेट फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है वो जीरो है, मतलब तमाम जगहों से इसको जो है ना फोर्स ने घेरा हुआ है। तो इस वजह से ये जो है ना एक ही जगह पे ठहरी हुई है। तो ये क्या है, चाहूंगा एक जगह पे स्टैटिक है, एक जगह पे सीज है। इसी तरह जो क्या कहते हैं यहाँ पर रिएक्शन है, यहाँ पर देखें यहाँ पर भी 20 है, आगे तादाद भी 20 है, तो यहाँ पर रिएक्शन थोड़ी देर के लिए जो है स्टॉप हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से जो है क्या कहते हैं फोर्सेस इक्वल लग रही है, नेट फोर्स जो है वो जीरो है, इनके तादाद दोनों तरफ से बराबर है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रिएक्शन थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो गया है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब हम आते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ। जैसे हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम देख ली, अब हम देखते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जैसे हमने देखा था कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या था कि रिएक्शन का जो रेट था वो दोनों तरफ से बराबर हो गया था और स्टॉप हो गया था। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम में ऐसे नहीं होता। डायनामिक इक्विलिब्रियम में ये होता है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, ठीक है, थोड़ी देर रुकने के बाद यहाँ पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर के रिएक्टेंट स्लोली स्लोली जो है ना प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट स्लोली जो है ना रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि रिएक्शन का रेट इसमें स्टॉप नहीं होता बल्कि कंटीन्यूअस रहता है, कंटीन्यूअस, स्लोली कंटीन्यूअस। डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर ये जो रिएक्टेंट थे प्रोडक्ट और इन दोनों की तादाद जो है स्टैटिक में बराबर थी, जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। जब पहले स्टॉप हो गया तो उसके बाद जो है ना ये दोबारा स्टार्ट हो जाता है, और स्लोली क्या करता है कि ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के अंदर, वो प्रोडक्ट जो है दोबारा रिएक्टेंट के अंदर आहिस्ता जो है ना वो ये जो है ना इनका रिएक्शन का जो रेट है वो जारी रहता है। इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे यहाँ पर ये जो हमने पढ़ा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो या रिवर्स रिएक्शन, इनको जो है ना हम ग्राफ की मदद से, ठीक है, ग्राफ की मदद से हम समझा सकते हैं कि रिएक्टेंट कितने थे, प्रोडक्ट कितने थे, कि या फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को कैसे हम ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अगर किसी भी चीज़ को ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए आप जो है ना दो एक्सेस बनाते हैं। जो नीचे वाली लाइन है उसे कहते हैं हम एक्स एक्सिस, जबकि ऊपर वाले के जो है ना हम ले लेते हैं वाई एक्सिस। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम जो है ना क्या कहते हैं टाइम लिख देते हैं। अब ये हमारा टाइम चल रहा है। अब हमने क्या किया, हमारे पास दो रिएक्टेंट है, ये दो हमारे पास रिएक्टेंट है ए और बी। जब हम इनको रिएक्ट करवाते हैं, फर्ज करें कि हमारे पास एक बोतल थी, ये हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है। हम इसके अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोजन, एक तरफ से हाइड्रोजन डालते हैं और एक तरफ से इसके अंदर क्या करते हैं ऑक्सीजन डालते हैं, ताकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो वाटर बन सके। अब जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इसके अंदर डालते जाते हैं, तो यहाँ पर इस बोतल के अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्रोडक्ट जो मतलब जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इनके रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तो जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, जैसे जैसे हम केमिकल डालते जाते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर ये पहुँचते जाते हैं, टाइम इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे जो है ना प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखें, जैसे ही हम क्या करते हैं कि रिएक्टर को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो टाइम के साथ वो क्या होता है बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें क्या होता है कि फर्ज करें हमारे पास जो ये जो हम रिएक्टेंट अब जिन यानी कि ये जो रिएक्टेंट है हमारे पास इनकी तादाद तकरीबन 40 थी, यानी 40 ml ले लें, तो ये 40 ml हमारे पास ये दोनों चीज़ें थी, या हम कह सकते हैं कि 40 ग्राम या 40 ml ये हमारे पास दोनों चीज़ें थी। अब हमने क्या किया कि जैसे जैसे हम इनको 1 2 3 4 5 ऐसे मतलब कि इनके मोल को मिलाते गए, जैसे ही इनकी तादाद 40 पे पहुंची, यहाँ पर देखें फर्ज करें यहाँ पर टोटल के टोटल रिएक्टेंट जो है ना क्या हुआ कि आपस में मिल गए, और टोटल के टोटल जो है रिएक्टेंट क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट के अंदर जो है ना वो चले गए। अब चौथा रिएक्टेंट जैसे जैसे टाइम पास होता है रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते जाते हैं, और यहाँ से क्या होता है कि प्रोडक्ट बनना शुरू होता है, और जैसे जैसे रिएक्टेंट की तादाद आगे बढ़ती जाती है उसी तरह प्रोडक्ट बनते बनते आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद जैसे जैसे रिएक्टेंट का रेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है प्रोडक्ट की तादाद कम होती जाती है। और एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन and rate of reverse reaction क्या होता है becomes equal। अब यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ जो है ना क्या कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बिल्कुल इक्वल हो गया है, तो इसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर देखें कि सिर्फ इस ग्राफ की मदद से हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी देख लिया, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी देख लिया, केमिकल इक्विलिब्रियम का भी हमें पता चल गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि ग्राफ बनाते हैं, चाहे रिएक्टेंट हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे रिवर्स रिएक्शन हो, चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो, तो हम किसी भी जो है चीज को क्या कहते हैं कि ग्राफ की मदद से जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह ये क्या कहलाती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाती है, जिसमें हम क्या करते हैं एक हम एक्स एक्सिस लेते हैं, दूसरा वाई एक्सिस, और हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ है उसको जो है ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम और आगे हमारा टॉपिक आएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इंशाल्लाह वो हम जो है कल से स्टार्ट करेंगे।